स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ मयूरी और मेरे साथ मेरी सहयोगी नंदिनी यादव हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर दिया है। इस बजट में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में उन्होंने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 7 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स ना लगाने का फैसला किया है। इसे मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म करने का ऐलान किया है। बजट की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट के अमृतकाल का पहला बजट बताया है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से देशबंधु दीक्षित और सपा की तरफ से विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले देशबंधु दीक्षित का मैं रुख करूंगी। देश का बजट आज पेश किया गया है, तो इससे लोगों को काफी उम्मीदें थी। क्या लगता है सरकार इस पे कितना खरी उतरी है? देखिए, आपका बजट जो था वो युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी को और श्रीमती वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और अमृत काल का पहला बजट है। निस्संदेह आपने देखे इसमें सभी वर्गों आयु के लोगों के लिए और देश के मध्यम वर्ग से गरीब से लेके वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी का ध्यान दे रखा है। और जो हमारे अभी तक के बजट आते रहे हैं उसी की बजट की उत्तरोत्तर विकास की क्रम में यह बजट है और मैं इस बजट के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और देख लीजिएगा यह विकसित भारत की कल्पना को साकार करने वाला बजट है। और देखिएगा संभावना नहीं, यह चरितार्थ होगा और सत्य होगा। हम फिर हैट्रिक मारेंगे और 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी के नेतृत्व में पुनः हम सरकार बनाएंगे और अमृत काल में हम विकासशील श्रेणी से विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व गुरु की फिर भूमिका में भारत देश नजर आएगा। हम लोग करेंगे अब इसमें सभी वर्गों का, जहाँ तक आप देखते हैं एमएसएमई में देखिए कितनी बड़ी घोषणा हुई है। एमएसएमई सेक्टर भारत के उन्नति का एक द्योतक है और इसमें देखिए प्रधानमंत्री ने यह विजन स्थापित किया कि कोविड काल में बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए और विपक्ष हमारे ऊपर बहुत बार आरोप लगाता रहता है कि हमने सबका साथ छोड़ दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के मन में था। देखिए वो सभी देश की जनता की एक एक वर्ग की चिंता करना उनके मानस पटल में रहता और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के सुख दुख के साथ सदैव जुड़ा रहा है। और निस्संदेह ये समसामयिक बजट है, सबके उत्थान का बजट है और भारतवर्ष को एक प्रगति के पथ से ले जाने का द्योतक है। हमारे साथ मौजूद हैं विवेक पांडे जी, उनकी तरफ रुख करेंगे। 2023-24 का बजट पेश किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही साधुवाद कि आपने ये अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि ये योगी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है, क्योंकि ये बात सत्य है। इसके बाद ये सरकार जाने वाली है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरानी व्यवस्था तो इन्होंने 2020 में ही समाप्त कर दी थी, इसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि 2020 में ही इन्होंने बजट के स्लैब में संशोधन किया था, जिसको पूरे देश के बहुत ही सीमित वर्ग के लोगों ने, लगभग 5 लाख लोगों ने मात्र पसंद किया था उस व्यवस्था को, जिसमें कि इन्होंने अलग अलग स्लैब बना करके टैक्स के प्रावधान लाए थे। उस व्यवस्था को भी लोगों ने नकार दिया था। और आज आपको एक अचंभा शायद होना चाहिए, मुझे लगता है उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया अभी तक, या हो सकता है कि बजट के अगले चरण में हो। लेकिन इस पूरे बजट में प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी शिक्षा, हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, इनको लेकर के पूरे बजट में अब तक मुझे कुछ ना दिखा। एक 157 मेडिकल कॉलेज के स्थान में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना को छोड़ करके किस तरीके से ये इस देश को शिक्षित करेंगे, एजुकेशन को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, एडवांस एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ओवरसीज एजुकेशन, उस पर कोई बात नहीं है। आपको इस बजट में सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जिन चीजों पे टैक्स कम किया गया या जिन चीजों पे टैक्स बढ़ाया गया, वो पूरी
जो वस्तुएं हैं वो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग को सीधे सीधे प्रभावित नहीं करती है। और उससे बड़ी बात, मोदी जी कहते थे, आपको याद होगा जब सरकार में इनकी नहीं बनी थी, टैक्स हेवन कंट्री से काला धन लाऊंगा, विदेशों में जमा एक एक काला धन लाने के लिए एक एक SIT आयोग बना दूंगा, इतना पैसा है कि टैक्स देने वालों को 5 से 10% ऐसे गिफ्ट कर दूंगा। और हिंडनबर्ग ने अभी जो खुलासा किया है, अडानी के भाई की 36 फर्जी शेल कंपनियां टैक्स हेवन कंट्रीज में है, और इस देश के मुझे लगता है लगभग 42,000 करोड़ रुपए आज कहीं ना कहीं दांव पे लगे हुए हैं इस देश के कर्मचारियों के। और ऐसे में ये जो बजट प्रस्तुत करना इस सरकार की प्राथमिकता में अगर होता है, तो मुझे लगता है प्राथमिकता पहले एक SIT या एक जांच आयोग गठित कर देना चाहिए था, उस पर भी बात हो जाती, तो ये बजट आज शायद सार्थक बजट होता। जी मैं तो ये सवाल उठाना चाहता हूँ, इसी बात पे मैं देश बंधु के पास चलूंगी और उनसे कहूंगी, जो आपने बातें कही हैं, देश बंधु जी बजट को लेकर ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, फिर चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, तमाम बातें हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का राई का पहाड़ बनाने का जो सगुफा है, नहीं, मैंने एक स्पेसिफिक बात पूछी एजुकेशन को अभी लेके, केवल उस पे पूछिए, एजुकेशन का कितना बजट है वो पूछिए आप इनसे। ये आपको दाएं बाएं घुमाते रहेंगे वाहवाही करने के चक्कर में, चाहे 2022 का चुनाव हो। देश बंधु जी, आप इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। सुनिए, ये राजनीतिक बातें करेंगे, टेक्निकल बात करें। इसमें हर आयु वर्ग का, जो इन्होंने अभी बात की, अब मैं इतना कहना चाहता हूँ, चाहे आप कौशल विकास को ले लीजिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास हो, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हो, एजुकेशन पे बात करिए। अभी मैं एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ, प्राइमरी स्कूल, सरकारी विद्यालय, उनके लिए क्या बजट है उसका तो नाम तक नहीं है। या नवोन्मेष आप समझ लीजिए, डिजिटलाइजेशन हो, इनको मयूरी आपको केवल राजनीतिक बातों में उलझाएंगे, इनसे स्पेसिफिक आंसर लीजिए। आप देख लीजिए, विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं, महंगाई, फिस्कल डेफिसिट का रोना हमेशा रोते हैं। आज भारत की GDP जो है विश्व की 3 तेज बढ़ने वाली GDP में से एक है, और विभिन्न वर्गों का ध्यान रखते हुए यह बजट बनाया गया है। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना तो देख ले, विपक्ष ने क्या किया, इनकी सरकार घोटालों की सरकार थी, आप भूलेंगे नहीं, हर रोज पेपर में आए दिन घोटाले होते थे। आप बता दीजिए, पिछले हमारे 8 साल की सरकार में कोई ऐसा घोटाला केंद्र सरकार या राज्य सरकार में हुआ था? जी, विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास चलूंगी। और रही बात बजट की बात है, तो आप किसी टॉपिक पे आप देख लीजिए, हर वर्ग का, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, हर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ने इस बजट में कुछ न कुछ दिया है। और भारत वर्ष का ये विजन स्पष्ट करता है कि हम एक विजन लेके चल रहे हैं, और इस अमृत काल में हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, किसी बात पे अभी बजट पूर्ण रूप से मेरे सामने नहीं आया है, उसका अध्ययन होगा। जहाँ तक कि इन्होंने टैक्स स्लैब की बात की, आप यह बताइए, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग और जो नौकरी पेशा वर्ग था, उसकी 4 साल से मांग थी कि टैक्स स्लैब चेंज होगा। 5 लाख की जो एक्सेप्शन लिमिट थी वो 7 लाख कर दी गई है। अभी इसका पूरा अध्ययन होगा, लेकिन फिर भी आप देखिए, क्या सेंसेक्स के आंकड़े बताते हैं कि इसका स्वागत बाजार ने भी किया है। और आप देखिएगा, अंततोगत्वा ये जो विपक्ष की हताशा है वह निराधार साबित होगी, और 2024 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम पुनः सरकार बनाएंगे। जी, विवेक जी आपके पास आना चाहेंगे, कह रहे 2024 में वो प्रधानमंत्री के साथ एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। बड़ा दुख होता है मयूरी, ये देख करके कि प्रवक्ता बैठते हैं सरकार के और आंकड़ों पे बात ना करके केवल और केवल रटी रटाई एक स्क्रिप्ट चल रही है, छवि सुधार के कार्यक्रम पे बात करते हैं। मैं इसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सवाल सुन लीजिए देश बंधु जी, सवाल सुन लीजिए। आपने केवल आंकड़े नहीं पेश किए, आपको केवल हर बजट देखिए, में कमियां दिखाई देती हैं। डिबेट की एक मर्यादा होती है। देश बंधु जी, आप सवाल सुन लीजिए। विवेक जी बोलिए। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी, इस देश में 56 लाख करोड़ का कर्ज था। इसके बाद इन्होंने GST लागू की, सरकारी कंपनियों को बेचा, और PM केयर में फंड भी आया। आज लेकिन इस देश का कर्जा 139 लाख करोड़ है, और उसके साथ
सबसे आश्चर्यजनक बात ये लगती है मुझे कि इस देश में इतना बड़ा आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ, अडानी के ऊपर ये मोदी सरकार इतनी कौन सी मजबूरी है कि अडानी के ऊपर दो शब्द नहीं बोल रही, ना कोई जांच आयोग बना, ना कोई कमेटी गठित की। इन्होंने अभी बात की भ्रष्टाचार की। उत्तर प्रदेश के मिड डे मील से लेकर के कोविड में जो इन्हीं के विधायक उजागर कर रहे थे 4 गुना कीमतों पे खरीदे जाने वाले उपकरणों के भ्रष्टाचार, वो शायद इनको दिखाई नहीं दिया क्योंकि ये दिल्ली से अभी लगता है लॉन्च हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में या अपनी सरकार के बारे में इनको स्थिति का अंदाजा नहीं है। और मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मैं जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि अडानी के निर्देशन पे काम करने वाली मोदी सरकार इतनी विवश क्यों है। कम से कम उनका पासपोर्ट तो जब्त कर लो भाई, कल को वो भी देश छोड़ के निकल लेंगे तो आप क्या उनको फिर तो आप हवाला दोगे कि ये कर्जा तो कांग्रेस के समय का दिया हुआ था, तब तो आप उनका इतिहास भूगोल पे डालने लगोगे। तो जो गलतियां कर चुके उससे तो बाहर आओ। एजुकेशन पे एक सवाल पूछा, सरकारी विद्यालय, प्राइवेट शिक्षा, मतलब स्कूल, सरकारी स्कूलों पे, प्राथमिक विद्यालयों पे, उच्च शिक्षा नीति पे इनके बजट में मुझे कहीं कुछ दिखा नहीं। और उस पे ये बातें भी नहीं करके केवल छवि सुधार बता रहे सरकार बना रहे। सरकार बनाओ भैया, तुम्हारा काम सरकार बनाना ही है। काम करने अगर आता तो आज देश ये गर्त में नहीं जा रहा होता। और उससे बड़ी बात सुन लीजिए, अच्छी बात है इस देश की जीडीपी पे इन्होंने बात करी। इस देश की जीडीपी बढ़नी चाहिए, बिल्कुल जीडीपी बढ़ेगी, आर्थिक विकास होगा, लेकिन ऐसी जीडीपी का क्या फायदा मयूरी जो एक सामान्य व्यक्ति की जीडीपी को माइनस करने लगे। इनका इतिहास है कि जब जब इन्होंने टैक्स के स्लैब में बदलाव किया है, इस देश में महंगाई बढ़ी है। आप 14 से उठा के अभी तक के आंकड़े उठा लीजिए इनके हर साल के बजट के, जब जब इन्होंने टैक्स स्लैब में बदलाव किया देश में महंगाई बढ़ी है। वरना 36 रुपए पेट्रोल बेचने की बात करने वाले आज 94, 110, 120 तक चला गया था, उसमें बात नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है ये जो बजट ये लाते हैं, इनकी कथनी करनी और बजट को प्रेजेंट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, इन दोनों के बीच का जो फासला है वो भाजपा कभी तय नहीं कर पाई। विवेक, अगर देखा जाए तो आम आदमी लगातार यही कह रहा था कि उनके जेब में पैसे नहीं आ पा रहे हैं। उसी को सरकार ने एक अहम फैसला लिया कि उन्होंने क्या कहते हैं टैक्स में छूट दी है, 7 लाख रुपए कर दिया गया है, को कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला लिया है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से आपका ध्यान आकर्षित कर दूं। इस देश में आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इस देश में जितनी इस देश की क्षमता है उस पे मोदी सरकार का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर टैक्स देते कितने लोग हैं। मुझे लगता है अगर टैक्स सब दे रहे होते तो इस देश की अर्थव्यवस्था की ये स्थिति नहीं होती। और उससे भी बड़ी बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि इस देश में एक्सपर्ट जो बताते हैं केवल 7 करोड़ लोग टैक्स देते हैं। मयूरी, 125 करोड़ की जनसंख्या से आगे देश निकल चुका है और केवल 7 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, जिनमें 5 लाख लोगों ने वो व्यवस्था चुनी थी जो 2020 में लागू की गई थी। और उसके बाद आज स्थिति वर्तमान में ये है कि ये बताते हैं देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी के जेब से जीडीपी माइनस हो रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इनकी नीतियां, जनहित की नीतियां या सामान्य वर्ग की नीतियां, नागरिकों के हितों की नीतियां होती तो ये देश महंगाई की मार नहीं झेल रहा होता। दूसरी बात पे आता हूं, इस देश की नौकरियों को खत्म करते हुए इन्होंने जिस तरह से संविदा का एक अपाहिज व्हीलचेयर तैयार किया है, एक बैसाखी तैयार की है, उस पे आपको लगता है कि यह देश स्थायी रूप से चिरकाल दीर्घ समय तक टिका रह पाएगा, लोगों का भविष्य टिका रह पाएगा? एलआईसी का पैसा उठा के अडानी को देते हैं, डीएचएफएल को इन्होंने दे दिया था, यूपीपीसीएल का पैसा इसी तरह उठा के कर्मचारियों का वो घोटाला हो गया, पीएम आवास में घोटाला हो गया, शौचालय घोटाला हो गया। ये घोटाले बात करते हैं, घोटाले नहीं हुए। मतलब अगर केवल झूठ बोलना हो, परोसना हो, तो मुझे लगता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलना चाहिए। देशबंधु जी से जानना चाहेंगे, सरकार बनती है संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, उसके साथ जनता के हितों की संवर्धन के लिए। ये तो वो सरकार है जो अपने ही देश के नागरिकों के परिवारों के भविष्य को उजाड़ने का काम करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम पे अगर आपने न्यू पेंशन स्कीम को लागू करते समय अगर आपने चुनाव करने का ऑप्शन दिया होता कर्मचारियों को कि या तो ओल्ड पेंशन चुन ले या न्यू पेंशन चुन ले, तो शायद आज स्थिति अलग होती है। आपने तो न्यू पेंशन थोपी है जनता के लोगों के ऊपर, कर्मचारियों के, और उसमें भी ये सटीकता से, उसमें भी सहजता से ये किसी को कन्विंस नहीं कर पा रहे। न्यू पेंशन स्कीम का लाने का उद्देश्य केवल और केवल अपने व्यापारी मित्रों को लाभ देने से जुड़ा हुआ था, जिसका खामियाजा ये देश भुगत रहा है। इतिहास में सबसे ज्यादा एनपीए इनके सरकार में हुआ, लेकिन ये किसी एक भगौड़े को भी वापस लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। हाँ, विदेशों में मंच साझा करते हैं,
इस देश की आर्थिक नीतियों को बर्बाद करने में योगदान देने वालों के साथ विदेशों में मंच साझा करते इनकी फोटो जरूर वायरल होती है। तो मुझे लगता है अडानी से इनको दूरी बनाते हुए इस देश के भविष्य के कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एक जांच आयोग का पहले गठन कर दे, बजट पेश करेंगे। अरे ये अडानी के डूबे हुए पैसे को इसी जनता के जेब से निकालने का काम करेंगे, देख लीजिएगा आप। इनका जवाब ले लेते हैं। देशबंधु जी कह रहे हैं बैसाखी तैयार किया गया है बजट को लेकर, अडानी के लिए ये बजट तैयार किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर मैम, मैं आपसे 1 मिनट चाहता हूँ, मुझे भी अवसर प्रदान कर दिया जाए। जी बिल्कुल। इनके पागलपन का इलाज मेरे पास है। आप यह बताइए, आज विश्व, चलिए आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, तैयार रहिएगा सुनने के लिए। अरे पहले सुनना करो यार। विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाओं, ये आवाज नीचे रख के बात कीजिए पहले और तमीज से बात कीजिए। 3 अर्थव्यवस्था में, और आप बात करते हैं, समझे? ये सरकार होने का जो प्रचंड अहंकार है उसको सर से निकालिए, और अगर आपके अंदर शालीनता है, जाइए पहले अडानी के ऊपर कमेटी गठित करने की औकात अपनी साबित करिए। 55 वर्षों तक विपक्ष ने राज किया, कितनी शर्म की बात है। महिलाओं को इज्जत घर अगर देने का काम किया तो हमारी भाजपा की सरकार ने काम किया। आपके कार्यक्रम, हाँ देखा, हाथरस कांड भूल के लग रहा है, कितना सम्मान दे रहे थे। सुनने तो माननीय, सुनने का पीएमओ तक को लिख दिया था कि बलात्कार नहीं हुआ उस बच्ची के साथ। महिला सम्मान की बात करेंगे। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार जिस दिन योगी सरकार आई थी 112 बलात्कार प्रतिदिन के रिकॉर्ड हो रहे थे। बात करते हैं, महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। क्या बात करेंगे आप? सरकार ने की, कहाँ से आप लोग? नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को सबसे ज्यादा जो शिकायतें मिली उसमें आधी उत्तर प्रदेश की है। आंकड़े पता नहीं है, बट बैठ गया आकर के लट्टू तोते की तरह। ने काम किया आपके जमाने में। बात करते हैं तो तर्कों पे करिए, सम्मान देंगे। अपनी आंखें आप खराब कर लेती थी। अगर उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हे देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपके इलाज चिल्लाते रहिए। आपकी अभी केरल की एक नेता ने छोड़ा है पार्टी को, ये कहते हुए कि पार्टी सुरक्षित, पार्टी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभिनेत्री है केरल की, जो कि वर्तमान में भाजपा से बड़े प्रेरित होकर के भाजपा में आई थी। पार्टी छोड़ दी उन्होंने, भाजपा पे आरोप लगाते हुए कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है भाजपा में। बात करेंगे महिलाओं को सम्मान देने की। हमेशा विपक्ष पूछता था मंदिर कब बनाएंगे, डेट नहीं बनाएंगे। आगे मंदिर पे देखिए, आगे मंदिर पे, आगे जाति पे, आगे धर्म पे, आगे पाकिस्तान पे, फिर करेंगे चीन। लेकिन ये बजट पे बात नहीं करेंगे मयूरी। इनसे एक टेक्निकल सवाल पूछ लीजिए, इनको कुछ नहीं पता है। मैं जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, भाजपा के 80% जो प्रवक्ता बैठते हैं केवल और केवल वो आरएसएस की स्कूल से ट्रेनिंग लेकर के आते हैं छवि सुधार कैसे की। जिसकी संविधान की दुहाई दे रहे हैं उसकी प्रतियां फाड़ी गई, वो सरकार आपकी थी। और मान्यवर सुनिए, रोटी से लेके कपड़े तक की व्यवस्था भाजपा सरकार ने की। चिंता आपको ये है डिजिटल के रूप में भ्रष्टाचार। सवाल पूछिए, मैंने बजट पे आपने चर्चा रखी है, कहाँ मंदिर मस्जिद में। विवेक मैं आपके पास आऊंगी। अभी आप कुछ देर पहले किसानों की बात कर रहे थे, तो किसानों को मोटा अनाज उगाने की ट्रेनिंग दी जाएगी बजट में, और किसानों के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की ऋण की योजना रखी गई है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं एक बात मयूरी इस देश की जनता के सामने पूछना चाहता हूँ, ये किसानों को हमेशा बजट में ऋण देने की योजना क्यों रखी जाती है, लाभ देने की योजना क्यों नहीं रखी जाती? 20 लाख करोड़ की जगह इन्होंने 10 लाख या 5 लाख करोड़ एमएसपी लगा दिया। तो देशबंधु जी से ये सवाल ले लेते हैं कि आखिर ये ऋण देने की योजना क्यों रखी जाती है? देशबंधु जी जवाब दे दें। देने की एमएसपी की योजना क्यों नहीं बना दी इसको? देशबंधु जी जवाब दे दें इस पर। अरे सुनिए मैम, ऋण देने की जो व्यवस्था है, ऋण देने की व्यवस्था है, कोई भी जब आदमी कार्य करता है तो एक बजट बनाता है। हम घर बनाते हैं, सभी जनमानस घर बनाता है, बेटियों की शादी विवाह करता है, उद्योग धंधे लगाता है, उसके लिए उसको धन की आवश्यकता होती है, और कम ब्याज पे लीजिए। में अरे आप उसको सुरक्षित माहौल दीजिए। विवेक जी सुन लीजिए, विवेक जी सुन लीजिए, सुनिए आप इनकी बातें आप सुनिए। विवेक जी सुन लीजिए, जवाब आपसे मिलूंगी, आप सुन लीजिए। आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। आप इकोनॉमिक की वो व्यवस्था ही नहीं जानते। आदमी धन लेता है, आदमी उद्योग लगाता है, आदमी प्रगति के पथ पे मार्ग प्रोसेस करता है, और कम ऋण पर। अगर कृषि में हमारा आदेश, आप भी मैम जानती हैं, 75% हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और आदमी को यूरिया के लिए, उर्वरक के लिए, अरे इनकी सरकार में तो यूरिया गायब हो जाती थी, बोरे के बोरे लूटपाट में रहते थे। और ये प्रश्नकाल, आज वही लूट खसोट की
व्यवस्था को हमारी भाजपा केंद्र नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व में समाप्त कर दिया। यही इनकी तकलीफ है। और दूसरी बात मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर किसी अच्छे कार्य के लिए ऋण लिया जाए तो वह कदापि गलत नहीं हो सकता है। ऋण लेकर आदमी उद्योग धंधे लगाता है, कुटीर उद्योग लगाता है, अपना बिजनेस करता है, अपना घर बनाता है, अपना शिक्षा का कार्य। अगर मैम ऋण लेके कोई अच्छा कार्य किया जाए तो कदापि गलत नहीं होता है। और आप देख लीजिए डिजिटल माध्यम से, और ये बार बार एक उद्योगपति का नाम लेते हैं लोग। देशबंधु जी, जो ऋण को लेकर आपने जवाब दिया है, मैं विवेक जी से इसके लिए एक बार उनका रुख करूंगी। विवेक जी, जो इन्होंने जवाब दिया है ऋण को लेकर, उससे कितने सहमत हैं आप? देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि इस देश में इतिहास में सबसे बड़ा काला अध्याय ऋण को लेकर के लिखने वाली अगर कोई है तो भाजपा सरकार। 2014 के बाद जिस तरह भगौड़े देश छोड़ के भागना शुरू किया, और उससे भी बड़ी बात आप ये याद रखिए, लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी कुछ भगौड़े भागते रहे। मतलब एक प्रोसीजर होता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से लेकर के पासपोर्ट वेरिफिकेशन तक का। जब आप ट्रेवल करते हैं इंटरनेशनल पे, लोग तो ऐसे भी मिले हैं कि जो प्राइवेट जेट से भाग गए, और एयरपोर्ट अथॉरिटी बाकायदा उनका वेलकम रही थी। तो भगाने और भागने वालों की नीयत कितनी साफ थी आप भी समझ सकती हैं। व्यवस्था किसकी थी, सरकार किसकी थी, दायित्व किसका था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उन पे कभी बात नहीं होती। आज मैं तो एक बात उठा रहा हूं, ये इस देश को बजट पेश किया जा रहा है और एक तरफ प्रति शेयर 700 रुपए की दर से अडानी की शेयर गिरते जा रहे हैं, जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा। अब क्या उनके नुकसान की भरपाई आम जनता की जेब से की जाएगी? जैसे पहले पनीर पे टैक्स लगाया, अब क्या पानी पे भी टैक्स लगाएंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जिस तरीके से अकाउंट मेंटेन करने के नाम पे, चेक फाड़ने के नाम पे, पैसा निकालने के नाम पे छोटे छोटे अमाउंट के टैक्स लगा करके इन्होंने जनता को बेवकूफ का काम किया है। ये किसकी भरपाई कर रही है जनता? ये जो भगोड़े भाग गए, उनके पैसों की वसूली हमसे की जा रही है। और आप लोग आराम से अपनी बातें रखिए। नहीं, ये बदतमीजी कर रहे हैं, ये बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, बदतमीजी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप तथ्यों पे बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपके पास पूरा समय है, एक-एक करके आप अपनी बात रखिए। आप केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की छतम कोशिश कर रहे हैं। और 2024 में देशबंधु जी आपकी तरफ भारतवर्ष की 135 करोड़ की जनता आपको जवाब दे देगी। मैडम, मैं फिर इसी चैनल पे आऊंगा और मैं फिर बताऊंगा, ये 2014 से लेके 2017, 2019, 2022 इन्होंने बरगलाया ही, और सारे असफल प्रयोगात्मक प्रयोग इन्होंने कर डाले। चोर मौसेरे भाई, सारे असफल प्रयोग करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को, आप बताइए मैडम, इस बात को मैं विश्वास से कह सकता हूँ, 37 वर्षों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर हमें जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। कहाँ थे ये? कोरोना की विभीषिका में कमरे के अंदर ट्विटर कहते थे, सड़क पे सदन पे कहाँ थे? विवेक जी, जवाब दीजिए, कहाँ थे? बात करते हैं, कोई ऐसा आंकड़ा इनको शांत कर दीजिए, मैं जवाब देता हूं। इनको बात यही है कि हमने किसान की बात की, हमने युवाओं की बात की, हमने वरिष्ठों की बात की, लेकिन इन्होंने कोई आंकड़ा नहीं पेश किया। विवेक जी बोलिए। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जिस कोविड की ये बात कर रहे हैं, कोविड में भ्रष्टाचार जब हो रहा था तो क्या कार्रवाई की? वो अधिकारी तो आज भी सत्ता में बैठे हुए अपनी मलाई काट रहे हैं। ट्विटर खेल रहे थे अरे सुन लीजिए भाई, विवेक जी जवाब दे दीजिए। अरे सुन लीजिए, अरे सुने तो जवाब देने, इनका रट्टू तोता तो बंद कराइए पहले। जो वो कोविड काल की बात कर रहे हैं कि आप कहाँ थे, ट्विटर खेलने की बात हो रही है, आप जवाब दे दीजिए कहाँ थे। हाँ सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 100 दिन में गड्ढे भरने की दावे करने वाली सरकार, आप कैसरबाग से केवल मोती महल चले आइए, नेशनल पीजी तक चले आइए, इन कौन एसी में बैठा था, कौन ट्विटर खेल रहा था, सब दिख जाएगा। 100 दिन में गड्ढे भरने की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ की उनके अधिकारियों ने इतनी सुनी कि आज भी गड्ढों से जाम भरा पड़ा है। उस रोड पे कल 4, साढ़े 4, 5 घंटे का जाम लगातार लगा हुआ था। कहाँ गई दावों की पोल? 100 दिन में गड्ढे भरने आए थे, गड्ढों में खुद बैठे हुए हो, शर्म आ रही है?
सरकारी काम में बाधा डालने वालों पे एफआईआर होती है, न्यायिक कार्य में बाधा डालने के लिए हाईकोर्ट को योगी सरकार पे एफआईआर करनी चाहिए। ये चाहती नहीं कि लोगों को न्याय मिले। वो क्षेत्र इतना संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी, न्यायपालिका, हर कार्य बाधित हो रहा है, लेकिन सरकार खुद नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि किसी को न्याय मिले। अधिवक्ता समय से पहुंचेगा तो पैरवी करेगा, और पैरवी करेगा तो समस्या सरकार को। बजट पे आते हैं, बजट पे चर्चा चल रही है, बात करिए, चाहे रेलवे की बात मुझे नहीं लगता कि ये चर्चा करने के मूड में है, इनके पास न तथ्य है न आंकड़े हैं, बजट के बारे में कुछ पता नहीं है। बजट पे बात कर रहे हैं, बजट पे बात करिए। भाजपा में जो जितना बड़ा झूठ बोलता है, उतना बड़ा नेता है, उतना जल्दी उसको पद मिलता है। देशबंधु जी उसी चक्कर में लगे हैं बस। देशबंधु जी भाजपा के इग्नोरेंस को दूर करने के लिए झूठ पे झूठ, क्योंकि भाजपा में जो जितना बड़ा झूठ बोलता है, जो जितना उतनी जल्दी पद मिल जाता है उसको, तो इनको भी पद चाहिए, इसलिए झूठ पे झूठ परोस रहे। बजट पे कोई बात नहीं कर रहे। बजट पे ही बात करेंगे, बजट पे ही बात करेंगे। के लिए क्या प्रावधान है, कोई जवाब नहीं दिया। काला धन लाने के लिए क्या प्रावधान, नहीं सर, कोई जवाब नहीं है। अडानी पे कोई बात नहीं करनी है, तो भाई किस बात करने बैठे हैं, बजट को लेकर बात करते हैं। जी, आप दोनों से ये कहाँ बात कर रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना। सरकार की जीडीपी बढ़ रही है और आम आदमी की जीडीपी घट रही है। बजट पे ही दोनों से एक सवाल है। महिलाओं के, घरेलू महिलाओं की बात करें तो महंगाई से कहीं ना कहीं उम्मीद थी राहत मिलने के लिए, लेकिन अगर घरेलू महिलाओं की बात करें तो देखा जाए सोने चांदी का दाम बढ़ा दिया गया है, और किस तरीके से ये बजट देखा जाए कि सिलेंडर के दाम कुछ कम नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं किस तरीके से आप देखते हैं इस बजट को घरेलू महिलाओं के लिए? दोनों एक एक कर आप जवाब दे दें। इन्हीं से ले लीजिए पहले। देशबंधु जी जवाब दे दें। मैम देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात आप कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही हैं आप। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ का निवासी हूँ। मैं उत्तर महिला की बात कर रहे हैं, घरेलू महिलाओं के लिए बजट में क्या कुछ पेश किया गया है? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने, आपने मंचलों के लिए देख लिए, विभिन्न प्रकार की टास्क फोर्स का गठन कर दिया। आज महिलाएं उत्तर प्रदेश में बहुत आजादी की सांस ले रही हैं। महिलाओं को शौचालय देने के लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शौचालय बनाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को सम्मान देने के लिए इनकी सरकारों में, विपक्ष की सरकारों में महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था। अभी कोई घटनाएं भूले नहीं है। प्रधानमंत्री सौजान ने उज्ज्वला योजना के धन उनको दिया। आज ही के बजट में देखिए, महिलाओं के लिए कम से कम ऋण के स्व समूह बनाकर बहुत सारी महिलाएं अपना एनजीओ चलाकर बहुत सारे कार्यक्रम कर रही हैं। आपको बता दें, महिलाओं के लिए चाहे शौचालय हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, स्वरोजगार के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना हो, तमाम ऐसे कार्य भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार मिलजुल कर रही है, जिससे हमारी महिलाएं, आपने देखा आज महिलाएं, आपको बहुत गर्वान्वित होगा। आप भी एक एंकर हैं, आप एक अच्छे पद पर हैं। आप बताइए, वायुसेना में कभी महिलाओं को इन्होंने स्थान नहीं दिया। इनके सरकार में वन रैंक वन पेंशन की अगर स्कीम बहुत सालों से विवादों में थी, उसको भी सुलझाने का और सभी सैनिकों को सम्मान। आज महिलाएं देखिए, कंप्यूटर से लेकर, बैंक से लेकर और एरोप्लेन तक, जेट विमान तक चला रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, वो सबका सम्मान करती है, और महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। विवेक, जानना चाहेंगे, घरेलू महिलाओं की बात हो रही थी, क्या महंगाई पर घरेलू महिलाओं को राहत मिली है? बड़ी स्मार्टली तरीके से इन्होंने जवाब दे दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, भाजपा के प्रवक्ता कैसे झूठ बोलते हैं सरेआम बैठ करके। मैं उसको साबित कर दूं। इन्होंने कहा वन रैंक वन पेंशन, ये भूल गए अग्निवीर लेकर के आए नो रैंक नो पेंशन, और ये बात कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन। तो मुझे लगता है कि ये झूठ बोलने में जितने माहिर होते हैं भाजपा के प्रवक्ता पद के लिए। सुनिए, अरे अब आप कहां से आ गए? वन रैंक वन पेंशन, 370। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, नहीं रुक जाइए, धारा 370 में संशोधन हुआ है। धारा 370 जाइए पढ़ के आइए, जाइए पढ़ के आइए। धारा 370 में संशोधन हुआ है। धारा 370 अभी भी एग्जिस्ट करती है। और अगर तार्किक तथ्य किसको मिटा दिया है भैया? ये तो गट्टू तोते की तरह पता कुछ है नहीं, बस आके बैठे हैं। आपको कोई ज्ञान नहीं है न। जब मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सुनिए, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां से आप सोचना बंद करते हैं वहां से वकीलों की गर्दन शुरू होती जनता पार्टी के। और आप जैसे लोग जब कोर्ट आते हैं तो मैं बता दूं, सत्य आप लोग झूठ से पूरे जीवन को काटने के बाद लोगों के आगे आसपास केवल एक भ्रम पैदा करते हैं। नहीं, वो छोड़ दीजिए, आपका टर्न नहीं, आप जवाब दे रहे हैं। आपका हो गया ना। अरे आपका टर्न ही नहीं, आप क्यों बोले जा रहे हैं भाई? आपने अपनी बात रख दी। ये कौन सी बात है?
मर्यादा नाम की चीज नहीं, नहीं है क्या भाजपा के लोगों में? टर्म और टर्म की बदतमीजी बात नहीं करेंगे क्या होती डिबेट में बैठ है। आप करके? फालतू बात करते हैं, मतलब मेरे टर्म में आप क्यों बोले जा रहे हैं भाई? मैं तो पूछ रहा भी हूँ। बोलते रहते हैं। अरे क्या ज्ञान, देशबंधु आपको जी, क्या सुन ज्ञान है लीजिए। बताइए ना। वन रैंक वन पेंशन है क्या इस देश में? वन रैंक वन पेंशन है क्या? झूठ परोस रहे हो बैठ करके। हाँ, अग्निवीर कौन लेके आया? अग्निवीर में कितनी पेंशन दे रहे हो? ओल्ड पेंशन स्कीम हटा करके न्यू पेंशन स्कीम लगा करके सारे उठा करके अपने व्यापारी मित्रों को लाभ दे रहे हो। ऊपर से बदतमीजों की तरह बात कर रहे हो यहाँ बैठ करके। नहीं नहीं, ये गलत बात है। देखिए, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, आपको कुछ आता ही नहीं है। बजट के ऊपर चर्चा करने आया, वन बजट रैंक के वन बात पेंशन करिए ना। बताइए कहाँ पे? कौन से आंकड़े लेके बताइए आप किस आए? डिपार्टमेंट में कौन वन सा रैंक वन ज्ञान एक-एक पेंशन है? करके आपके बोलिए, इस प्लीज। डिपार्टमेंट में आंकड़े वन लेने रैंक की वन प्लीज, चर्चा एक-एक पेंशन है, करके मुझे बोलिए। बताइए। किस बात पे चर्चा वन कर रहे हैं? रैंक वन हरी पेंशन बाबा बताइए कर किस रहे हैं, डिपार्टमेंट बोलिए ना, में? आंकड़ों पे बात करिए। वन रैंक वन पेंशन कौन से किस आंकड़े आपके डिपार्टमेंट पास में है? है? मिस्टर देशबंधु, जो वन चल रैंक रहा वन है, पेंशन देश किस को डिपार्टमेंट में लड़ने बताइए? 55 साल तक वन राष्ट्र रैंक जो वन है, पेंशन किस ऐसी डिपार्टमेंट में है स्थिति में बताओ? भारतीय घोटालों की सरकार का जनता वन संस्कार रैंक वन होती है पेंशन सीधी। किस कौन डिपार्टमेंट से में है चर्चा है बताओ? आपके पास? मेरा एक सवाल तार है। की बातें करा मेरा करिए। एक सवाल है, वन रैंक वन पेंशन बताइए कहाँ है? बताइए वन रैंक वन पेंशन किस डिपार्टमेंट में है? बताइए, अरे बताइए आप किस किसी पे डिपार्टमेंट बात में कर वन रैंक लीजिए। वन पेंशन है? नहीं, आप किसी पे बात कर अरे लीजिए। बताइए ना, आपने कहा है ना वन रैंक वन पेंशन, नहीं, आप बताइए किस तार्किक बात डिपार्टमेंट कर में है? लीजिए। बताइए किस विभाग में? मैंने जो बोला बताइए फिर किस शादी विभाग में में वन पढ़ रैंक वन लीजिएगा। पेंशन मिल रही है? प्रश्न पूछा गया था महिलाओं बताइए। के उत्थान के लिए आपने क्या किया? आप बता अरे दीजिए महिलाओं क्या को छोड़िए, किया? वन रैंक वन अगर पेंशन शौचालय कहाँ दे किया रहे हैं तो वो भारतीय बताइए जनता भाई। पार्टी की सरकार ने अरे दिया। बताओ वन जल रैंक वन संपदा दिया पेंशन कहाँ है? भारतीय 2004 के कौशल बाद किसको विकास दिया, पेंशन दे दूसरा रहे हो जो एक रैंक पे? गैस भारतीय अरे जनता पार्टी बताओ ने दिया। भाई। उनको ऋण देने के लिए ये भारतीय देखिए जनता झूठ पार्टी बोल ने रहे किया। हैं मयूरी, आपकी इनसे एक सरकारों ने सवाल क्या पूछा, किया आप पूछ महिलाओं के लीजिए लिए? एक-एक वन करके रैंक वन प्लीज, आप पेंशन की कहाँ व्यवस्था है? नहीं एक-एक करती है। करके। महिलाएं डरती थी देखिए, आप निकलने के दोनों लिए। शांत हो वन जाइए। रैंक देशबंधु वन जी, पेंशन देशबंधु जी, थी। देशबंधु वन जी, रैंक वन पेंशन कहाँ है? वन देखिए, रैंक वन पेंशन किस विभाग हम में है बजट पर बताइए आते मुझे। हैं। मैं देशबंधु जी के से एक सवाल लूंगी। देशबंधु जी, जो बजट पेश हुआ है कितना महत्वपूर्ण है और भविष्य के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, इस पे आप बात करें। मैडम, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं। देखिए, विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाएं आज, अब स्थिति आप भी एक विद्वान पत्रकार हैं, जानती हैं, लेकिन फिर भी आप देख रही हैं कि आज हम विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। और यह अमृत काल का एक ऐसा समायोजित और सभी वर्गों को हित में रखते हुए बनाया गया है। और आप देखिएगा, निस्संदेह आने वाले वर्ष में हम विश्व की 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होंगे। और आपको मैं कह सकता हूं, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे रेलवे हो, जो आदमी कहता था कि आम आदमी का सबसे बड़ा रेलवे यात्रा का साधन है, उसको लेकर हो, चाहे रोजगार की बात हो, यह सारी चीजें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के समावेश में है। और आप देखिए, विभिन्न प्रकार की योजनाओं द्वारा, आप देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पेट्रोलियम का क्षेत्र देखिए। मैं बहुत बहुत संवेदनशील होकर कहना चाहता हूं, पेट्रोल की मार जनता पे पड़ती थी, उसके लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति लाई गई। आदमी जानता है इलेक्ट्रिकल का इस्तेमाल करेगा आदमी। और विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास के तरह तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें रोजगार की व्यवस्था व्यापक की गई है। इनकी विपक्ष की दिक्कतें ये है कि अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। बस लोकसभा 2024 का चुनाव है, यह सांप्रदायिकता के नाम पे कभी जो है किसी काव्य खंड महाकाव्य पे अनर्गल टिप्पणी करके, कभी जो है अंबानी अडानी पे बात करते हैं, कभी ऋण की बात करते हैं। अरे मैडम, कोई आदमी उद्योग धंधे लगाने के लिए, घर मकान दुकान खोलने के लिए ऋण लेता है, प्रगति करता है, समय अनुसार अपना ब्याज चुकाता है। लोन लेने का अधिकार बैंक को होता है। अभी इन्होंने बात की LIC। अरे भाई साहब, कोई भी लोन अगर दिया जाता है तो उसमें पेपर वर्क लगता है। उस पेपर वर्क के आधार पर या बैंक या वित्तीय संस्थान का विवेक होता है कि उस लोन को पास न कर दें। लेकिन आपको दिक्कत यह है कि यदि कोई आदमी, यदि भारत देश प्रगति के पथ पर आगे चल रहा है, 2014 में भी यही चीज आपने कही, भारत की जनता त्रस्त हो गई थी घोटालों की सरकार सुन सुन के। 2014 में आशीर्वाद दिया हमें, फिर हमने अपनी रीति नीति सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़े। 2017 के चुनाव में भी आपने यही देश और प्रदेश को तोड़ने की कोशिश। अरे मयूरी, जवाब दे लीजिए, कहाँ जी बिल्कुल, विवेक जी से जवाब ले लेते हैं। 2019 में
पुनः प्रधानमंत्री की सरकार दोबारा। अरे 15 साल सत्ता के बाहर थे भाई, छोड़ दो ना यार, अहंकार 10 साल से सत्ता में और 15 साल सत्ता के बाहर थे। जितने दल है सब दल मयूरी जवाब ले लीजिए भाई, लेट हो रहा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ, यहाँ पे बुआ बबुआ की मयूरी जवाब ले लीजिए, मुझे लेट हो रहा है, कोर्ट निकल रहा है। जनता पार्टी को हराने में सक्षम नहीं हुई। देशबंधु जी उनका जवाब ले लीजिए। सबकी सूचियां बनाने लगे, लेकिन आप बताइए जनता जनार्दन देशबंधु जी उनका जवाब ले लीजिए। 33 वर्ष बाद योगी मोदी की सरकार बनाई, हमारी डबल इंजन की सरकार। या तो माइक इनका डाउन करिए, मेरा जवाब ले लीजिए। विकास का पथ का पहिया इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि विपक्ष के अरे मयूरी या तो जवाब ले लीजिए, इनका माइक डाउन करिए भाई। पर आकर केवल इनकी कुंठा है, किसी बात पर तर्क सहित कोई बात नहीं करना है, केवल विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप लगाना है, चाहे कोई मुद्दा हो। आप ये अगर नहीं, आप विपक्ष में बैठ करके, आप विपक्ष में बैठ करके सत्ता पक्ष की चालीसा पढ़ते थे क्या? आप विपक्ष में बैठ के सत्ता पक्ष की चालीसा पीटते थे क्या? भूल गए जब स्मृति ईरानी छाती पीट रही थी सिलेंडर उठा के? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? बीच जाते हैं, हम अपनी जनता आपको जवाब लेना है कि नहीं, बताइए आप। पहुंचाते हैं, जनता जनार्दन हमारे कार्यक्रमों। अरे इनका माइक डाउन करिए भाई, मोदी चालीसा पढ़ रहे हैं बैठ करके। देशबंधु जी सुन लीजिए, जवाब दीजिए। ये तरीका नहीं होता डिबेट का। जवाब दीजिए। इन्होंने एक डिबेट पे, हाँ सुन लीजिए, मैं बजट में बात कर रहा हूं। इन्होंने एक आंकड़ा पेश किया है बजट में, 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देने का प्रावधान करेंगे। ये 2 रुपए ट्यूट वालों को देंगे क्या? पहले कार्यकाल में जब स्वामी प्रसाद मौर्य के श्रम मंत्री थे, उसी समय सदन में इन्होंने लगभग 33 दशमलव कुछ बेरोजगारों की संख्या, 33 लाख बेरोजगारों की संख्या उत्तर प्रदेश के सदन में बताई थी जो रजिस्टर हुए थे, और 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देंगे। ये बजट पूरे भारत का है, जिसमें मुझे लगता है कि 27 राज्य भी शामिल है। उस हिसाब से अगर मैं इस बजट को देखता हूं तो 47 लाख युवा ये कौन है? भाजपा के कार्यकर्ता रहेंगे क्या? किस आधार पे बजट बनाया है? कोई संतुलन, कोई तालमेल ही नहीं है। ये 47 लाख युवा आप कहां से चिन्हित करेंगे, वो भी बताइए, स्पष्ट कीजिए भाई। अगर 32-33 लाख बेरोजगार युवा केवल उत्तर प्रदेश में रजिस्टर होते हैं सरकार के पोर्टल पे, तो मुझे लगता है ये 47 लाख का आंकड़ा कहां से लेकर के आए, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए। जवाब ले लीजिए देशबंधु जी से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर जवाब ले लीजिए। बोलिए देशबंधु जी। प्रधानमंत्री कौशल विकास, मैं अब आपको प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और मुख्यमंत्री कौशल विकास, 1 करोड़ 8 लोगों को प्रशिक्षण दे दिया है और प्रशिक्षु प्रदाता कंपनियों में रोजगार मिल गया है। और ये बात कर रहे हैं 55 लाख लोगों को। मैं बात क्या पूछ रहा हूँ, आप कहाँ चलेगा? कौशल विकास योजना से जुड़ा बात ही नहीं पूछ रहा हूँ मैं। वो अपने कौशल विकास से जुड़े का सवाल दे दीजिए। सुनिए, उद्योग धंधे लगाकर अपना कार्य कर रहे हैं, उन्होंने सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए। परिवार को सपोर्ट दे देते हैं। और दूसरी बात, कहाँ की बात कहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम, एक जिला एक उत्पाद के तहत बहुत सारे जिलों में आप जो विलुप्त होते उत्पाद थे उसको भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उज्जवलित करके, अरे भैया भारतीय जनता पार्टी ने लोगों की जिंदगी ने लूट लिया। लगभग 2 करोड़ MSME स्थापित हुए हैं और वो अपने परिवार और देश की उन्नति और प्रदेश की उन्नति में साथ दे रहे हैं। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की MSME जो छोटे छोटे कुटीर धंधे हैं, उनको सस्ती दरों पे, कम से कम दरों में सरकार ने ऋण देकर स्थापित करने का कार्य किया है। और आप समझ लीजिए, आज डिजिटलाइजेशन के युग में घोटालों का इनकी जो सरकार, इनकी ठेकेदारी प्रथा, इनकी कमीशन खोरी प्रथा और प्रोजेक्ट लेन देने में जो ऊपर नीचे चलता था, वो सब समाप्त हो गया है। आप पेपरलेस में देखिए, ई टेंडरिंग है। आप अब ई टेंडरिंग के माध्यम से भ्रष्टाचार का जो इनका सरकार और जो चाशनी बनती थी और जिसमें सबका हिस्सा बढ़ता था, वो सब समाप्त हो गया है। यही इनके डिबेट कर पा रही है? असली कहाँ की बात, रोजगार की कोई बात नहीं। इतने बेरोजगार, विवेक जी बजट पर आते हैं, विवेक जी बजट पर आते हैं, विवेक जी बजट पर आते हैं जी। एक सवाल पूछा मैंने, उस पे जवाब नहीं दे रहे हैं जी। आगे की बात करते हैं। देखिए, सरकार ने आज जो बजट पेश किया है उसमें 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाएंगे, 50 नए एयरपोर्ट बनाएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं एक बेहतर पहल की जा रही है, किस नजरिए से आप देखते हैं इसको? नहीं बिल्कुल, लेकिन ये भी तो बताइए, इसकी मॉनिटरिंग, इसकी मैनेजमेंट देंगे किसको? अडानी को देंगे कि अंबानी को देंगे? इनके अलावा तो किसी को एयरपोर्ट भारत में मिलता नहीं है, क्योंकि और किसी को दिया भी नहीं जा रहा है। आपका दर्द यही है।
आपका दर्द नहीं नहीं, यही है। आप दर्द तो होगा भाई। 43,000 करोड़ भारत के नागरिकों का निवेश, कर्मचारियों का आपने दांव पे लगा दिया, और हम दर्द भी ना हो, हम सवाल भी ना पूछे। आपको तो आपकी मनमानी जो कंपनी राज की मानसिकता है, उसको फलने फूलने दे। दर्द आपका क्या बात कर रहे हैं आप? अरे बताइए ना, कौन संचालन करेगा इन एयरपोर्टों का? ये बताइए कि आप अडानी के लिए बना रहे हैं, अडानी के अनुसार बनवा रहे हैं, ये भूलिए ना। नहीं नहीं नहीं, देखिए स्वीकार करिए, तभी तो अडानी आपकी। के भ्रष्टाचार पे मौन है। अडानी के भ्रष्टाचार पे कौन सी कमेटी बनी? अच्छा बताइए, चलिए बड़ी शिष्टाचार से पूछता हूँ, क्या खत्म हो गया, योगी मोदी सरकार अडानी की जांच करवाएगी? तो आपको एयरपोर्ट बन रहे हैं, सवाल है मेरा, रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, मोदी सरकार अडानी के ऊपर इंक्वायरी कमीशन गठित कर रही है, पुल ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। अरे छोड़ दीजिए, आप लोग से होगा ही नहीं, आप लोग केवल बैठ करके देशबंधु जी इनका जवाब दे दीजिए, हमारे पास समय बहुत कम है, इनका जवाब दे दीजिए। एक सवाल देशबंधु जी, सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की नेतृत्व में अडानी के ऊपर इंक्वायरी कमीशन गठित करेगी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, इस बजट पे चर्चा करने पर यह प्रश्न है ही नहीं है। आपको बजट पे अगर चर्चा हो रही है तो बजट पे बात करिए। वही मैंने कहा ना, आप न बजट में सुना न देखा, आप चैनल पर आ गए और प्रसिद्धि पाने के लिए बोलना शुरू कर दिया। कुछ भी बोलना है, शौचालय नहीं बने, अरे शौचालय बन गए, कभी देखा आपने? स्कूल बन गए, सड़क बन गई, एयरपोर्ट बन गई, ब्रिज बन गए, लोगों के लिए स्कूल कॉलेजेस बन गए, लोगों को चूल्हे मिल गए, लेकिन ही नहीं करनी है। हमारे पास समय थोड़ा कम है। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम चर्चा में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।